हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। डेली मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में हम बिहार के क्वेश्चन देख रहे हैं। और जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें बिहार सरकार के जो योगदान है, बिहार सरकार की जो पॉलिसी है और किस प्रकार से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उसके संदर्भ में लास्ट क्वेश्चन में हमने अपने आंसर को प्रस्तुत किया था। आज नए क्वेश्चन के साथ हम शामिल हैं और आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने आइडियाज़ को, अपने अप्रोच को उस आंसर में इनपुट डाल सकते हो। उसके पहले आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल, अपने स्टडी जोन में शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से जो एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उसमें अपनी सहभागिता दिखा पाएं, और जो इंटरेस्टेड हैं वो बच्चे हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को अपने मुकाम तक ले जाएं। तो बिना देरी करते हुए आइए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्या इसका पॉइंट हो सकता है, सेंट्रल थीम क्या हो सकती है, मेन बॉडी पार्ट क्या हो सकता है, जो कमी क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग उसको फुलफिल करने का कोशिश करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का। क्वेश्चन आपका है कि एनालाइज द रोल ऑफ बिहार इन द प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो की पॉइंट जो है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हुए जो क्वेश्चन का फ्रेगमेंटेशन होता है दैट यू हैव टू ब्रेक डाउन, तो उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। तब जाके आप उसके की पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने आंसर की जो फ्रेमिंग है वह करना स्टार्ट करोगे। तो इसमें आपका जो सेंट्रल पॉइंट आ गया, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वह आप देख पा रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी technologies such as solar power and biomass energy, including government policies and initiative. So, analyze the role of Bihar in the promotion of renewable energy technologies such as solar power and biomass energy, including government policies एंड इनिशिएटिव। तो सरकारी नीतियों और पहलों सहित सौर ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने में बिहार की भूमिका का आपको विश्लेषण करना है। तो क्वेश्चन अपने आप में वेल नोन है कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सतत डेवलपमेंट की जो संकल्पना है, सतत एनवायरनमेंट की जो संकल्पना है कि एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट आने वाले भविष्य के लिए होना चाहिए, जिसमें वो जो वर्तमान पीढ़ी के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वह आने वाली पीढ़ी को भी उसका हक है कि वह इसे इसी रूप में इस्तेमाल कर पाएं। तो उसके लिए जो एक ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसको रिप्लेस करने की बात की जा रही है। क्योंकि उस पर जो निर्भरता है वह खत्म हो जाएंगे। तो जो आधार है उसका, वह जब खत्म हो जाएगा और पर्यावरण में उससे निस्तारित जो प्रदूषण होते हैं वह किसी न किसी जो पृथ्वी किसी न किसी प्रकार पृथ्वी जो है उस पृथ्वी को अफेक्टेड करते हैं। तो उसमें कमी आ सके, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है उस ग्लोबल वार्मिंग में कमी की जा सके, जो एक नेचुरल स्टेबिलिटी होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने के लिए, उस स्तर को मेंटेन किया जा सके, उसके लिए सरकार प्रयासरत है। तो बिहार सरकार के प्रयास इस संदर्भ में क्या है, उसी के संदर्भ में आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, और जिसमें जो सौर एनर्जी की भूमिका होती है, बायोमास ऊर्जा जैसी भूमिका होती है, उसमें इन नवीकरणीय ऊर्जा जो प्रौद्योगिकियां हैं उसमें उनका विश्लेषण करना है। तो आपके जिस प्रकार से मैंने इंट्रो बताया आपको, कि इंट्रो में आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं के संदर्भ में सरकार द्वारा विभिन्न तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सौर ऊर्जा और साथ में जो बायोमास एनर्जी है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है विभिन्न टेक्नोलॉजिकल एक्सेस माध्यम से। जिसमें अगर आप देखेंगे तो सौर पार्क बनाए जाते हैं, सौर ऊर्जा नीति बनाई जा रही है। बिहार सरकार के रेफरेंस में देखें तो 2017 में सौर ऊर्जा नीति बनाई गई, जिसमें 2022 तक इनका लक्ष्य रखा गया 3000 मेगावाट सौर ऊर्जा बिजली प्राप्त करने का। 2025 तक आपका 5000 मेगावाट जो बिजली है उसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये सारे जो लक्ष्य डिसाइड किए जा रहे हैं वह कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल एनर्जी को रिप्लेस करने को लेकर है। तो आपको उस पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है, उस पॉलिसी में क्या क्या की पॉइंट हैं, उसको रीड कर कर अगर आप लिखेंगे तो आपके पॉइंट अच्छे कंक्रीट हो सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट इसमें जो हमने देखा, सौर ऊर्जा नीति, बिहार की सौर ऊर्जा नीति। बिहार की सौर ऊर्जा नीति। बिहार की सौर ऊर्जा नीति में हमने देखा कि 2022 तक उनका टारगेट क्या है, 2025 तक क्या टारगेट है,
उस टारगेट को आपको अचीव करने के लिए जो लक्ष्य सुझाए गए हैं उसको आप अपने आंसर में 2-3 पॉइंट में सब्सट्रैक्ट करके लिख सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा रूफ टॉप जो सोलर प्रोग्राम है कि इंडिविजुअल को, इवन जो इंडस्ट्रियल कंपनियां हैं, उनको भी ये सजेशन दिया जाता है, उनके साथ टाई अप किया जाता है कि वो जो रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम है उसको एक्सेस करें और उस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर अपनी छत पर एक व्यक्तिगत तौर पे हम ऊर्जा एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं, फोटोवोल्टिक जो माध्यम होता है उसको विस्तार करके। तो ये चीजें हैं छत पर सौर कार्यक्रम, जिसमें आवासिक, वाणिज्यिक और सरकारी भवनों की छतों पर सौर पैनल की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए छत पर कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। तो इसमें यह कार्यक्रम, जैसे मैंने बताया आपको, व्यक्तिगत रूप से, व्यवसायों के लिए, संस्थानों की छतों पर सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के जो सब्सिडीज हैं, सब्सिडीज आपके टूल पर, आपके जो उपकरण हैं उस पर, और उपकरण के साथ साथ आपको मोटिवेट किया जाता है कि आप इस तरह की जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करें। तो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम इस रूप में आता है आपका। दूसरा प्रयास है आपका कि रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, यह एक महत्वपूर्ण नीति है। इसके अलावा सौर पार्क की बात हमने की, जिसमें सौर ऊर्जा परियोजनाओं और सौर पार्क के माध्यम से जो भूमि संबंधी एक पहचान होती है उसको एक निश्चित क्षेत्र में पहचान करके वहाँ पे हम सौर पार्क की स्थापना कर सकते हैं, और एक जो हमारा टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसको पूर्ण करने में यह सहयोगी हो सकता है। तो सौर पार्क की भूमिका। इसके अलावा आपने देखा होगा कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कि जो कृषि क्षेत्र में जो पंप होते हैं उनको बिजली के उपयोग से, पेट्रोल और डीजल के उपयोग से मुक्त किया जाए। इसके लिए जो सौर पंप योजना है वह भी लाई जा रही है। तो सौर पंप योजना के माध्यम से उसमें सब्सिडी और वित्तीय सहायता देकर किसानों तक सौर पंप की जो उपलब्धता है उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सौर पंप की उपलब्धता, तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा सौर पंप की उपलब्धता। सौर पंप की उपलब्धता, यह इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार का प्रयास है कि जो एक ट्रेडिशनल एनर्जी है, जो खत्म होने वाले एनर्जी हैं, जिनका पुनः शोधन नहीं किया जा सकता, उन पर हमारी जो निर्भरता है वह कम हो। उसके लिए जो सोलर एनर्जी है वह इस रूप में कारगर साबित हो सकती है। विभिन्न प्रकार के जो ट्रेनिंग एंड स्किल देकर और अपने छत पर उसको इंस्टॉल करके आप उन एनर्जी को, एनर्जी का निर्माण कर सकते हो। तो यह इस रूप में सहयोगी है। इसके अलावा सोलर लाइट स्ट्रीट, और आप देखेंगे कि सोलर लाइट स्ट्रीट को भी प्रमोशन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में सोलर लाइट स्ट्रीट के माध्यम से स्ट्रीट पर आपके सोलर लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दिन में जो सौर ऊर्जा संचालित जो उपकरण हैं सौर ऊर्जा के माध्यम से अपना स्टोरेज करें और रात में आपको रोशनी प्रोवाइड करें। तो सोलर लाइट जो है उसका, स्ट्रीट लाइट जिसे कहते हैं, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम, स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम, इसका जो लाभान्वित स्टेक है वह शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्र हैं। तो यह हमारे सोलर तकनीक जो है उसका इस्तेमाल हमने देखा, जिसमें सौर ऊर्जा नीति देखी बिहार गवर्नमेंट की, रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम जिसमें छतों पर इंस्टॉलेशन करके जो है ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है, सोलर ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा सौर पार्क और सौर पंप योजना हमने देखा, और सोलर स्ट्रीट लाइट, ये सारे जो माध्यम हैं यह सूर्य के जो सोलर किरणें हैं उनका टेक्नोलॉजिकल एक्सेस के माध्यम से, तकनीकी रूप से उसका उपयोग जो है वह एनर्जी के रूप में हो सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब हमारे क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, जिसमें अगर हम देखें तो क्वेश्चन का हमारा जो सेकंड पार्ट था, जिसमें यह था कि सोलर एनर्जी के साथ साथ आपका जो है बायोमास जो ऊर्जा है वह किस प्रकार से नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने में भूमिका निभाती हैं।
तो चूंकि सरकार के जो पॉलिसीज होते हैं वह एक हद तक अपने नागरिकों को एक सुविधा प्रदान करना, उनमें अवेयरनेस फैला के, और उनकी जो एक डिपेंडेबिलिटी है एक नियमित सोर्स पर, उसको कम करने की होती है। तो इसमें जो बायोमास के संदर्भ में देख लेते हैं कि क्या पॉइंट हैं। तो आप देखेंगे बायोमास जो बायो ऊर्जा संयंत्र होते हैं, बायोगैस संयंत्र, जिसमें जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनके माध्यम से प्रयास किया जाता है। तो बायोगैस संयंत्र जो हैं, बायोगैस संयंत्र, बायोगैस संयंत्र, अगर हम बायोगैस संयंत्र की बात करें तो बेसिकली जो है बिहार गवर्नमेंट इस पर वर्क कर रही है बहुत बेहतरीन तरीके से, जिसमें विकेंद्रीकृत ऊर्जा उत्पादन का ये माध्यम होता है कि ऊर्जा के लिए किसी बड़े स्तर पर आपको रॉ मटेरियल नहीं चाहिए होते हैं। जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उन्हीं के नियमित इस्तेमाल से हम उस एनर्जी का इस्तेमाल, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका इस्तेमाल लाइटिंग के लिए, खाना पकाने के रूप में कर सकते हैं, ताकि जो ट्रेडिशनल एक ऊर्जा सोर्स है उस पर निर्भरता कम हो पाए। तो इस रूप में जो विकेंद्रीकृत ऊर्जा उत्पादन और जैविक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाती है, जिसमें सरकार विभिन्न स्तर पर सब्सिडी और प्रोत्साहन देती है। तो बायोगैस संयंत्र के रूप में इसकी भूमिका। बायोमास पावर प्लांट, बायोमास पावर प्लांट क्या है? ऊर्जा निर्माण के लिए बायोमास पावर प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। बायोमास पावर प्लांट जिसमें बेसिकली विभिन्न प्रकार के जो कृषि अवशेष हैं, जो फसल अवशेष हैं, और बायोमास फीड स्टॉक का उपयोग इसमें किया जाता है। ये बायोमास बिजली संयंत्र निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण और उसमें योगदान देते हैं। क्योंकि गांव में इसकी उपलब्धता ज़्यादा होती है, जो रॉ मटेरियल निकलते हैं ग्रामीण उपयोग द्वारा, ग्रामीण क्षेत्र के उपयोग द्वारा, उन्हीं का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो ये बायोमास उपयोग को बढ़ावा देते हैं और राज्य में जो एक टिकाऊ कृषि प्रथा है उसको आगे ले जाने में सहयोग करते हैं। तो ये आपका बायोमास पावर प्लांट हो गया। इसी में बायोमास कुकिंग स्टोव हो गया। बायोमास कुकिंग स्टोव इस रूप में हेल्पफुल होता है। बायोमास कुकिंग स्टोव, यह तकनीक इस रूप में महत्वपूर्ण होती है कि आपने देखा होगा कि जो गोबर गैस होते हैं या फिर जो बायोमास जो साधन होते हैं उसमें उसका इस्तेमाल खाना पकाने के रूप में किया जाता है। तो जो कुकिंग स्टोव जो एलपीजी पर डिपेंडेबिलिटी थी, जो अदर रिसोर्स, जो ट्रेडिशनल रिसोर्स थे गांव में, लकड़ी के गट्ठर और इस सब के माध्यम से इकट्ठा करके लकड़ी के माध्यम से जो आपके उपले होते हैं उनके माध्यम से खाना पकाया जाता है, उसको रिप्लेस कर आप अगर इस तरह के इस्तेमाल करते हैं तो जो पोल्यूशन होता है, जो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है उस संदर्भित क्षेत्र में आपके किचन में, उससे छुटकारा मिलता है। और एक जो एनर्जी का एक रूप है जिसको सरकार प्रमोट कर रही है वह उभर कर सामने आता है। तो सरकार घर के अंदर वायु प्रदूषण को कम करने, खाना पकाने की जो दक्षता है, जो एफिशिएंसी है उसमें सुधार करने और बायोमास ईंधन की खपत को कम करने के लिए बायोमास कुकिंग स्टोव के उपयोग को बढ़ावा देती है। बेसिक पॉइंट ये है आपका। इसी में आपका ये भी है कि जागरूकता और क्षमता निर्माण, यह बहुत जरूरी पॉइंट हो जाता है, जागरूकता और क्षमता निर्माण। चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा जागरूकता और क्षमता निर्माण। यह एक मुख्य पॉइंट होता है जिसमें लोगों की अवेयरनेस अपने नेचर के प्रति, जो पोल्यूशन करने वाले एजेंट हैं उसके प्रति कितनी है। अगर आपके अंदर उस चेतना का निर्माण है, आपके अंदर उस चेतना की समझ है कि इसके जलाने से इस प्रकार का पोल्यूशन उत्पन्न होगा और पर्यावरणीय ह्रास होगा, तो आप उसको इस्तेमाल करने में एक से दो बार संकोच करोगे। और यह चीज, ये चेतना के स्तर पर बहुत जरूरी हो जाती है कि जो नई तकनीकियां आ रही हैं उसका जो एडेप्टेशन है वह इस रूप में हो पाए कि जो जरूरी वर्क है, जो जरूरी काम है उसको आप बिना स्किप किए
उसमें अपना जो एक पोल्यूशन फुटप्रिंट है उसमें योगदान करो कम करने को लेकर। अगर ये चेतना आपके अंदर है तो यह जरूरी हो जाती है आपकी जागरूकता और क्षमता निर्माण के संदर्भ में, कि अडोप्टेबिलिटी होनी चाहिए नए तकनीक के प्रति। ये हमारा पॉइंट था जिसपे हमने देखा सोलर एनर्जी को लेकर और बायोमास एनर्जी को लेकर कि सरकार की क्या भूमिका रही है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं, किस स्तर तक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो यह आपका हमने इंट्रो देखा, हमने मेन कंटेंट पार्ट देखा। अब इसमें कंक्लूजन अगर आपको देना हुआ तो आप लिख सकते हैं कि कुल मिलाकर सौर ऊर्जा और बायोमास जो ऊर्जा है वह इन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने में बिहार सरकार एक सतत पहल की जो संकल्पना है, सतत पहल को कर रहा है। उसमें सतत ऊर्जा विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता वह तय करता है। सहायक नीतियों को लागू करने, प्रोत्साहन देने और बुनियादी ढांचे में निवेश करके बिहार का लक्ष्य अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का दोहन करना और एक हरित तथा अधिक लचीली ऊर्जा नीति के माध्यम से, एक हरित तथा लचीली ऊर्जा भविष्य नीति के माध्यम से जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको कम करना इसका प्रयास है। तो ये सारे की पॉइंट हैं, आप अपने आंसर की डिजाइनिंग इस रूप में कर सकते हो। बाकी आप अपने आंसर को लिखिए, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक दिए गए हैं, उस पर आप अपने आंसर को सबमिट कर सकते हो और विद इन 72 आवर्स हम आपको आपका रिव्यू देंगे। बच्चे अच्छा कर रहे हैं, कई सारे बच्चे अपने डेली इंप्रूवमेंट करते हुए आज बहुत अच्छे अपने आंसर को प्रस्तुत करते हैं। तो आपका ये जो नित्य प्रक्रिया है, डेली लिखने की हैबिट ही आपको आगे लेके जाएगी। तो जुड़े रहिए क्रैक नाउ के साथ, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।